पिनी हमको चार्जर ला देना। पिनी चार्जर 20%। सभी साथियों को जय भीम। नमस्कार। आज हम सृजन साहित्य संवाद के मंच पर उपस्थित हैं और जैसा कि हम जो है वो सृजन साहित्य मंच की ओर से लगातार कार्यक्रम करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने जब सावित्रीबाई फुले का स्मृति दिवस था तब हम लोगों ने 3 दिन का ऐसे राष्ट्रीय संगोष्ठी की थी। फिर इसके बाद हमने कास्ट एंड ट्रॉमा पे 2 दिन की संगोष्ठी की थी। आज आज क्योंकि ये अप्रैल का महीना है, विशेष महीना है और अब इसको इसको हम लोग दलित हिस्ट्री मंथ बोलते हैं। और ये जो महीना है ये बाबा साहब की उपलब्धियों का, उनके कार्यों का और उनके जो भी उनके विचार थे, उनके साहित्य का विचार विमर्श करने का महीना है। इसके साथ साथ जो हमारे सामाजिक काम से जुड़े लोग हैं उनके बारे में भी हम इसमें चर्चा करते हैं, क्योंकि ये 3 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी है और ये पहला दिन है। तो बाबा साहब जिस तरह से कर्मठ थे, हमारे कई साथी उस तरीके से उनके मिशन में लगे रहे। तो आज का जो ये सेशन है, आज का जो पहला दिन है, हमने हमारे जो साथी कर्मठ बुद्ध शरण हंस जी को ये समर्पित किया है, क्योंकि पूरा अम्बेडकर आंदोलन और जो साहित्य है वो हमारे इस तरह के जो हमारे मिशनरी लोग हैं उनके कारण ही आगे बढ़ पा रहा है। और आज हमारे साथ मंच पर मुसाफिर बैठा जी हैं, जो एक बड़ा नाम है दलित साहित्य में और चिंतक के तौर पे वो जाने जाते हैं। हमारे साथ अजय यतीश है, जो कि एक बहुत बड़े, मैं कहूँगी कि उनके 2 कविता संग्रह कवि हैं। हमारे साथ जो है जया जी आई हैं, उनकी पुत्रवधू और साथ-साथ वो खुद भी लिखती पढ़ती हैं। हमारे साथ विक्रांत कुमार जी हैं, जो इंस्पेक्टर भी है, लेकिन वो जो बुद्ध मिशन है उसके लिए बहुत काम करते हैं। तो अ, मैं आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि हाँ, आप सब लोग सृजन साहित्य संवाद के मंच पर आए हैं और मैं इसलिए आपका आभार प्रकट करती हूँ। तो कार्यक्रम के शुरुआत में जो है बुद्ध शरण हंस जी के बारे में तो आप बताएंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो है वो जो हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं वो भी जानना चाहेंगे कि अ, लगभग बुद्ध शरण हंस जी ने 84 साल की लंबी आयु जी और उसमें उन्होंने लगातार, मुझे लगता है 60 से अधिक साल उन्होंने समाज के लिए समर्पित किया। और हम सभी जानते हैं कि वो अम्बेडकर मिशन एक बहुत अच्छी पत्रिका थी। उन्होंने जो था वो झोला पुस्तकालय चलाया और वो बहुजन विचार के, दलित विचार के वो एक बड़ा नाम थे। वो एक जगह बैठे और उन्होंने, उनका जो प्रताप था, उनकी जो यश था, ये उनकी जो मिशनरी जो थी, वो मिशनरी काम जो थे वो पूरे भारत में जाने जाते थे। और आज हम उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको ट्रिब्यूट करना चाहते हैं, उनको हम सलाम करना चाहते हैं, हम उनको क्रांतिकारी जय भीम करना चाहते हैं कि उन्होंने इतना लंबा जीवन जिया अम्बेडकरी मिशन के लिए। और ये हमारा अम्बेडकरी आंदोलन इसी तरह से चलता है जो हम देखते हैं। तो साथियों, मैं सबसे पहले जो कार्यक्रम के शुरुआत में मैं चाहूँगी, जया जी को मैं बुलाना चाहूँगी कि जया जी जो है वो, हम सभी जानना चाहते हैं बुद्ध शरण हंस जी के बारे में कि वो कैसे रहते थे, क्या उनकी दिनचर्या थी, क्या करते थे। आप तो बहुत करीब उनके मतलब उनके परिवार के अहम सदस्य हैं, उनकी पुत्रवधू हैं। तो जया जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। जया जी। जय भीम नवबुद्धा, मेरी आवाज जा रही है? आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं। जय भीम नवबुद्धा। ये पापा के बारे में, जैसे बुद्ध शरण हंस जी के बारे में बात करते समय हम लोगों को मतलब कि ये लगता है कि पापा जो काम करके गए हैं, आई एम सॉरी पापा पापा बोल रहे हैं, लेकिन बुद्ध शरण हंस जी कहना चाहिए। अ, जैसे उनका पारिवारिक जो एक हम देखे हैं, उनका रहन-सहन देखे हैं और उनका साहित्य भी हम देख रहे हैं, उनका सामाजिक कार्य भी देख रहे हैं। तो उनका जो जितना भी सारा चीज़ था, वो बिल्कुल मतलब कि घर में वो बिल्कुल नॉर्मल एक तरीके से रहते थे, जैसे कि एक
पिता को रहना चाहिए, एक दादाजी को रहना चाहिए, एक ससुर को रहना चाहिए था, वह वैसे ही रहते थे। जहाँ गुस्सा होना था, वहाँ गुस्सा होते थे, जहाँ समझाना होता था, वहाँ समझाते थे। तो एक मुझे लगता है कि अगर पूरा आप देखिएगा उनका जो पारिवारिक जो दर्शन रहा है या सोच रहा है, बिल्कुल एक नॉर्मल जैसे पूरे परिवार में रहते हैं सारे लोग वैसे ही रहे हैं। लेकिन जब उनका सामाजिक कार्य हम लोग देखते हैं तो लगता है कि पापा जो है वो जो काम जो करके गए हैं, अगर हम उनसे गुस्सा भी हो जाते हैं या किसी तरह से नाराज़गी भी हो जाती है उनके साथ में, लेकिन जो काम वो करके गए हैं, उनके साथ मतलब उस काम को लेकर के हम लोग कभी भी है ना मतलब गुस्सा नहीं हो सकते, कभी भी उनसे नाराज़ नहीं हो सकते कि भई इस काम को हम छोड़ दें करके, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से परिवार में जो अमितक्राइट सोच है, उसको लेकर के जो महिलाएँ हैं, वो थोड़ी-सी जागरूक नहीं रहती है। वो उनको लगता है कि क्या है सारा पूजा त्योहार मनाना चाहिए, ये सारा चीज़ उनके दिल-दिमाग में रहता है। लेकिन जब पापा एक-एक करके किताब हमको देते थे और जब उनको पढ़ते थे तो लगता था कि नहीं भई, इनका जो रास्ता है, जो मार्ग है इन्होंने बताया हम लोगों को, ये एक बहुत ही मतलब कि दूरदर्शी मार्ग रहा है और हम लोगों को इसमें किसी भी सूरत में चाहे कैसा भी सिचुएशन रहे, कैसा भी कुछ रहे, उस मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ़ पारिवारिक बात नहीं हो जाता है। आप अगर समाज में कहीं अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कहीं देखना चाहते हैं, तो जो पापा जो एक मार्ग अपनाए थे, वो मतलब सभी तरीके से सही था। और मेरे परिवार में भी बहुत से लोग हैं, जो उनके अपने हैं, ससुराल में देखे या फिर मेरे मायके में, तो उनके रास्ते को अपनाना हर कोई चाहता है, लेकिन उसमें चलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है क्योंकि आप जब चल रहे होते हैं रास्ते में तो बहुत कुछ आप लोग देखते हैं कि परिवार छूटता चला जा रहा है, आपके साथ आपके विचार के साथ वो मेल नहीं खाते हैं, आपको अकेला कभी छोड़ देते हैं किसी रास्ते पे या फिर परिवार के साथ आपको अनबन हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो इस तरह से आप बहुत अकेला महसूस करते हैं। तो लेकिन इन सब के बावजूद पापा बाबा साहब का रास्ता नहीं छोड़े, बुद्ध का रास्ता नहीं छोड़े, वो सब हम अपने नज़र से हम मतलब अब खुद से ये सब चीज़ देखे हैं, महसूस किए हैं कि किस तरह से वो परिवार के बीच में मेरे से बोलते थे कि आप परिवार के बीच में जाओ बेटा, वो नहीं आ रहे हैं, आप चले जाओ। ठीक है? तो हमको भेजते थे कि जाओ बगल में चले जाओ, उनको बुला लो। इस मतलब कि बाबा साहब का अगर हम लोग जयंती मना रहे हैं या बुद्ध पूर्णिमा हम लोग गाँव में मना रहे हैं, तो सारे लोगों को रहता था कि भई ये क्या मना रहा है, ये सब चीज़ तो हम लोग मानते ही नहीं है। लेकिन पापा हम लोग को हमको पर्सनली बोलते थे कि तुम महिला हो, तुमको जा करके परिवार में महिलाओं के बीच में बात करके उनको समझा सकती हो। तो ये ज़िम्मा मेरे ऊपर आता था कि महिलाओं को कैसे समझाना है और पापा बहुत तरीके से समझाते थे कि कैसे लोगों को बताना है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखे हैं तो जब काम करते हैं तो लगता है कि कहीं न कहीं पापा का जो ये है, सीख जो है, हम लोगों को एक अलग तरह का जीवन जीने का याद देता है कि भई आप इस तरह से भी ज़िंदगी जी सकते हैं। आप कहीं जागरूक रह कर के अपने हक और अधिकार को लेकर के भी जागरूक हैं, महिलाओं को लेकर के जागरूक है। तो बहुत सारा चीज़ है। पापा का दिनचर्या जो था वो सुबह 4 बजे से होता था और उन्होंने बच्चों को भी बताया था कि भई मेरा और सूरज से ना ये लड़ाई होता है कि अगर हम हारेंगे नहीं, तो हमको जीतना है तो सबसे पहले सूरज को हमको हराना होता था। तो डेली वो सूरज को हराते थे, बोलते थे कि हम खड़े होकर के अगर सूरज हमको दिख गया यानी कि हम हार गए और अगर हमको सूरज नहीं दिखा मेरे हम उससे पहले मैदान में चले गए यानी कि हम सूरज को हरा दिए। तो इस तरह का बच्चों को बताते थे कि तुमको भी सुबह उठना है, अगर तुम सूरज को देख लिए, तो वो तुम हार गए हो और अगर सूरज तुमको नहीं देखा, ये दिखा है, यानी कि तुम जीत गए। तो आज का दिन तुम्हारा जीत हुआ, यानी कि तुम आगे अब जो आज का दिन है, वो तुम अच्छा जाएगा। तो इस तरह से बच्चों को बताते थे और भी बहुत सारी बातें होती थी बताने के लिए। तो जैसे कि पापा का याद आता है कि महिलाओं को लेकर के पापा मेरे साथ डिस्कस करते थे और वो कहते थे कि हमको बहुत अफ़सोस होता है कि इतनी पढ़ी-लिखी सब घर में देखिए कोई ग्रेजुएट है, कोई एमए की हुई है, मास्टर डिग्री ली हुई है, किसी न किसी रूप में पढ़ी-लिखी ही है, लेकिन सब घर में बैठ कर के घरेलू काम कर रही है। और बड़ा अफ़सोस के साथ मतलब हम एक्सप्रेशन के साथ बताते हैं कि वो ये बोलते थे कि
कितना मतलब अजीब बात है कि पुरुष जो है वो घर का मर्द जो है 2 कदम पीछे नहीं जा सकता, किचन में नहीं जा सकता। उसको अहम लगता है कि भई हम खाना बना लेंगे। क्या होगा अगर 2 रोटी अपने लिए सेक ले, अपने परिवार के लिए सेक ले। एक मर्द ऐसा नहीं कर सकता है और घर में महिलाओं को खाली रोटी बेलने के लिए रखा हुआ है, जबकि वो उस एजुकेशन का इस्तेमाल कर सकती है। तो पापा इस तरह का बात महिलाओं को लेकर के उनको बहुत अफ़सोस होता था कि हमारे समाज की महिलाएँ पढ़ी-लिखी होने के बावजूद भी उस शिक्षा का यूज़ नहीं कर पा रही हैं। तो इसका असर मेरे मेरे पे ये हुआ कि हम अपना एक स्कूल चला रहे हैं। इसमें पापा का बहुत सपोर्ट रहा कि भई तुम चलाओ, तुम दूसरे स्कूल में क्यों पढ़ाओगी, तुम अपना स्कूल खोलो जहाँ गरीब बच्चों को पढ़ा सको, तरीके से पढ़ा सको इंग्लिश मीडियम की तरह। तो उनका एक ये श्रेय रहा कि भई हम अपना स्कूल चला कर के आज अपना एक सपना देख रहे हैं कि हाँ भई हम बहुजन समाज में इस तरह का काम कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी बातें हैं। अ, जया, तो आपने बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि जो उनका एक रूप निकल के आता है कि बहुत प्रोग्रेसिव थे। भूषण हंस जी बहुत प्रोग्रेसिव थे। हालाँकि इस तरह के व्यक्तित्व मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि आपने जो उनके व्यक्तित्व की बहुत ख़ासियत हमको बताई, बहुत सारे गुण जो उनके अंदर थे। हम तो उनको साहित्य से और तमाम तरह से जानते हैं, लेकिन परिवार में एक व्यक्ति कैसा होता है, परिवार में वो किस तरीके से उसका व्यवहार होता है, ये एक सच्ची बात है। ये एक बहुत उस तरह की बात है कि जो व्यक्ति जो सोचता है, जो उसकी विचारधारा है, जिस पे वो चिंतन मनन करता है, जिस बराबरी और समानता की बात करता है, अगर उसके अपने परिवार में नहीं है, तो वो एक तरह से लेकिन आपने जिस तरीके से बताया, बड़ा जान कर के अच्छा लगा कि भूषण हंस जी जो समानता का सपना देखते थे, वो अपने घर में भी अप्लाई करते थे। ये एक जी। बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप और कुछ बोलना चाहो तो आपका स्वागत है, जया। अ ये बड़ा अच्छा उदाहरण था कि सूरज को हरा दिया। ये वाक़ई में बहुत प्रेरणादायक बात है ये, कि बच्चों को ऐसे बताना। अगर आपकी हाँ। स्मृति में और कुछ ऐसे हो तो आप बता सकते हो हमें। जी, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं पापा का जैसे पापा जिस दिन छुट्टी रहती थी या फिर हाँ, एक बात है कि पापा जैसे हम नए-नए शादी होकर के आए थे, तो पापा हम देखते थे कि घर में 1 साल हम बिताने के बाद हमको पता चला यहाँ दुर्गा पूजा नहीं मना रहे हैं, दिवाली नहीं मना रहे हैं, होली होली नहीं मनाते, जबकि ये सब तो हम लोग बहुत खुश होकर के बहुत मतलब एक अलग ही माहौल होता है, जिस घर में दिवाली, होली मनता है तो हमको बहुत अजीब-सा लगता था कि कुछ हो नहीं रहा, सब कोई कितने खुश है और हम लोग कैसे घर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो पापा मतलब इसको उस दिन है ना क्या करते थे हमको शुरू-शुरू में तो पता चल जाता होगा कि क्या सोच रही होगी, तो वो क्या करते थे कि लाओ किताब लाओ, बाबा साहब का किताब लाओ और पापा हमको आँगन में बैठा करके बाबा साहब का किताब पढ़वाते थे। और हमको मेरी ननद लोग बताती है, उनकी बेटियाँ जो है वो बताती है कि जिस दिन पूजा-पाठ रहता था, दुर्गा पूजा रहा, छुट्टी रहा इस तरह के पर्व त्योहार में, तो पापा उस दिन और ज़्यादा बच्चों को बोलते थे कि ये पढ़ने का दिन है, तुम एक्स्ट्रा किताब पढ़ो, कुछ अलग पढ़ो। तो किताबें आपको घर में बहुत सारी मिलेंगी। तो सारे जो मेरे ननद है और मेरे हस्बैंड हैं, इनको किताब पढ़ने की आदत बहुत अच्छी आदत है। हमारे घर में हर घर में आप देखिएगा मेरे मायके में भी वैसा कोई माहौल नहीं है पढ़ने का, पढ़े-लिखे सभी हैं, लेकिन किताबें पढ़ने की आदत नहीं है। लेकिन हमने देखा कि भई यहाँ पे पढ़ते हैं, अच्छी-अच्छी किताबें हैं सब, बहुत सारे अच्छे-अच्छे राइटर्स की किताबें हैं। तो वो ये सारी चीज़ें क्या था कि पापा ये गुण एक देना चाहते थे कि किताबें छुट्टियों के दिन में और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो वो हाँ, और इन लोगों को और ज़्यादा पढ़ाते थे। मेरे बच्चों को क्या करते थे कि छुट्टियों में ये लोगों को भी लगता था कि होली सब आए हैं, होली मना रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं। तो इन लोगों को लेकर के पापा बैठ जाते थे और डिक्शनरी से सारे वर्ड्स को बोलते थे कि जितने भी डिक्शनरी में 10-10 वर्ड्स है, अल्फाबेट ए है, अल्फाबेट बी है, तो उसमें से तुम सारा 10-10 वर्ड्स लिखो। अब ये लोग बैठ करके वो सारा लिखते थे और हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, तो इस तरह से उनका टाइम पास भी हो जाता था। बहुत सारे वर्ड्स इन लोगों को वोकैब्युलरी इन लोगों का मजबूत हो जाता था और इस तरीके से पापा को भी मौका मिल जाता था बच्चों के साथ बैठना या फिर कोई किताब दे देते थे जैसे बाबा साहब की किताबें हैं, उनको बोलते थे चलो इसको तुम इतना पन्ना तुम पढ़ो, इतना पन्ना तुम पढ़ो।
तो इस तरह से बच्चे क्या है कि अलग से पढ़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन जब दादाजी का ऑर्डर है तो सामने बैठ करके वो पढ़ते थे और उनको पढ़ते समय ध्यान भी आ जाता था कि हाँ भाई क्या लिखा है, क्या है, अपने अपने बच्चों को ये बताना कि क्या हमारे बाबा साहब ने क्या किया है, हमारे महापुरुषों ने क्या किया, ये सारी बातें उनको समझ में भी आ जाती थी और एक टाइम भी उनका पास हो जाता था और एक पढ़ने की आदत जो है उनमें हमारे बच्चों में ये गुण चला जा गया है। तो ये बहुत अच्छी-अच्छी किताबें देखते हैं कि पढ़ते हैं, अपने से भी ऑर्डर करके अब लेते हैं, पढ़ते हैं। तो ये एक अच्छा गुण था समय भी बिताने का और मन में किसी तरह का एक नेगेटिव वाइब्स नहीं आता था कि भई सारे लोग खुशी मना रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, यहाँ मेला घूमने जा रहे हैं। वो एक टाइम अच्छा पापा का मतलब आइडिया अच्छा था ये वाला। तो हमको बहुत अच्छा लगा था, हम अपने बच्चों को अभी भी करते हैं कि भई अपनी किताबें छुट्टियों को बर्बाद ना करो, कुछ एक चीज़ पढ़ो, बाकी टाइम तुम अपना जो करना है करो, लेकिन कुछ किताबें अपना एक टाइम रख लो कि ये पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें था पापा का और और क्या बताऊँ ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं। शुक्रिया जया, आपने बहुत ही बाबा अच्छी साहब का जो अनीता एक जी। महत्व है ना, हम हमारे अनीता जी। लिए क्या था जी, हाँ अनीता बाबा जी। साहब को हमने देखा नहीं है। हाँ, बताइए मुसाफिर जी। कहना है कि जया जी वो स्कूल वाला कुछ अनुभव शेयर कर सकती हैं, वो किस तरह से हाँ वो अभिभावक वगैरह जो सोचते हैं और आप वो बच्चों के बारे में अपने कि हमारे बच्चों को वहां पर बिगाड़ा जा रहा है, वो सब वो बताइए ना थोड़ा। आप अच्छा, जो स्कूल चला रही हैं उनका नाम और थोड़ा हाँ जी। जो स्कूल हम चला रहे हैं ये पटना चितकोहरा है, शिवपुरी में है। तो यहाँ पे जो स्कूल चला रहे थे, शुरू में हम लोगों को लग रहा था कि किस नाम से चलाएँ, तो पापा ही का ये आइडिया था कि भई कोई और नाम ना सोचो, सावित्रीबाई फुले के नाम पे सोचो। तो मेरे लिए ये नाम था लगता था कि क्या सावित्रीबाई फुले के नाम से सब क्या सोचेंगे, भई नाम तो ऐसा रहता है, इंटरनेशनल स्कूल रहता है, तो कोई इस तरह का नाम रखते हैं, सावित्रीबाई फुले, ये कैसा कोई आएगा नहीं कि क्या, तो तुम रखो नाम। और आज ये सावित्रीबाई फुले का नाम रख करके मुझे लगता है कि बाकी जो आ रहे हैं ना बच्चे, उनको वो पहले मेरे से ऐसे पूछते थे कि सावित्रीबाई फुले आपकी दादी का नाम है? मेरी दादी का नाम नहीं है, आप गूगल करके देखो सावित्रीबाई फुले कौन है? मतलब ये हाल था कि सावित्रीबाई फुले को कोई जानता नहीं था और आज हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि सावित्रीबाई फुले के नाम से हम स्कूल खोले और हम जितने लोग मेरे से जुड़े हैं, हम उनको बता पाते हैं कि ये कौन महिला थी। सारी महिलाओं को भी आश्चर्य होता है कि सावित्रीबाई फुले आज ऐसी मतलब कि आयरनिकल एक वुमेन रही हैं अपने टाइम की, कि हम लोग को मालूम तक नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है, हम लोग को थोड़ा-सा शर्म आता है, शुरू-शुरू में आप झिझक जाते हैं कि भाई कैसे बोल दे, सब क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। ये झिझक मेरे में भी था, लेकिन पापा का एक बूस्टअप रहा है हरदम, जैसे कि बुद्ध वंदना करवाते थे। तो बुद्ध वंदना में हम बोले कि पापा कोई आकर बोल नहीं देगा कि ये क्या करा रही है, इसमें क्या लिखा हुआ है, बुद्धिस्ट है या कुछ। बोला अरे इसमें क्या परेशानी है, जो क्रिश्चियन स्कूल है उसमें भी उन लोग कराता है, तो क्या उन लोगों को कोई टोकने जाता है? या फिर ये जो हम लोग हिंदू जो है ये लोग करवाते हैं गायत्री मंत्र करवाते थे, क्या कोई टोकने जाता है? कोई टोकेगा तो तुम उसको हमको बोले कि तुम जितना भी बुद्ध बुद्ध वंदना का मीनिंग सब लिख करके चार्ट पेपर में इस तरह से लिख दो और वहां पे टांग दो। सबको पढ़े बोले कि तुमको देखना है तो देखो इसका मतलब क्या है। बुद्ध वंदना का तो कितना अच्छा मतलब है। पंचशील है, त्रिशरण है, उसमें उन सबका मतलब जब पेरेंट्स पढ़ते धर्म के लोग हैं, किसी भी जाति के हैं, तो सबको मान सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं था। तो वो हम चार्ट पेपर में बहुत कलरफुल अच्छे तरीके से लिख करके और हम अपने स्कूल में टांग दिए थे बाहर में ही नोटिस बोर्ड में, ताकि पेरेंट्स अगर पूछे भी कि ये क्या है, और मैंने ऊपर लिखा हुआ भी था कि भाई पाली भाषा में लिखा है, कोई संस्कृत ना समझे इसे। तो वो लिख करके हमने डाला उसको, उसको फिर लोग आते थे, पढ़ते थे, खड़े होकर के पेरेंट्स पढ़ते थे कि हाँ भाई ये बुद्ध वंदना है क्या? तो उनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी कि भई कुछ तो उसमें ऐसा है नहीं। तो इस तरह से धीरे-धीरे हमने स्कूल में बहुत कुछ चेंजेस किया। हमने जैसे कि सरस्वती पूजा में छुट्टी नहीं करना है, कोई भी ऐसे ओकेज़न में हम लोग छुट्टी नहीं करते और आप देखिएगा कि यहाँ स्कूलों में जो छुट्टियाँ होती है, वो बहुत बेवजह छुट्टियाँ होती है। पढ़ाई का जो दिन होता है, वो बहुत कम हो जाता है सिर्फ़ इन छुट्टियों के वजह से। एक तो गर्मी छुट्टी और ठंड की छुट्टी रहती है।
तो इसके बाद जो हम लोग पर्व त्योहार के नाम पे जो छुट्टियां करते हैं, ये बहुत ज्यादा बच्चों का पढ़ाई इफेक्ट करता है। तो हमने इसको कम कर दिया है और सारे स्कूल में जितिया में छुट्टी रहते हैं तो इनको कम कर दिया। बच्चे स्कूल में आते हैं, पापा हमको बोले थे कि जो भी बोलेगा तो उनको समझाना कि बड़े स्कूल में देखो छुट्टी नहीं होती है, ये यहीं पर इस तरह की छुट्टियां होती है। तो जो बच्चे पढ़ने का टाइम है, आप कैसे रोक सकते हो बच्चे को पढ़ने से, तो उसको तरीके से समझाना। तो ये सारी बातें पापा का सिखाया हुआ है कि किस तरह से लोगों को समझाना। उनको एक्चुअली में पता नहीं है कि क्या है ये चीज, तो लोगों को समझाते सब देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने स्कूल चलाया। पापा का बहुत सपोर्ट रहा है हर तरह से, फाइनेंशियल बोलिए या फिर वैचारिक बोलिए, बौद्धिक बोलिए कि कैसे किताब पढ़ना है। बाबा साहब की किताबों को हम बच्चों के बीच में बांटते हैं, सावित्रीबाई फुले की किताबें जो है वो हम लोगों को देते हैं। सबके बारे में जो हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में 10-10 लाइन बच्चों को याद करा दो, प्रश्न उत्तर दिया करो। तो इस तरह से वो पढ़ेंगे भी और याद भी कर लेंगे। और जब स्कूलों में कुछ हो तो आप उनसे पूछ लिया करो खड़ा करके। तो हमारे बच्चे माइक से अब डरते नहीं है, जबकि इनके बच्चे आप देखिएगा जो हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो मतलब कि जो दाई है, मतलब कि जो घर घर में काम करते हैं, जो लेबर के बच्चे हैं, उनके बच्चे अब इंग्लिश बोलने लगे हैं और माइक में बहुत अच्छे से बोलते हैं, बात करते हैं, डरते नहीं है। तो ये एक बहुत चेंज हम देख रहे हैं बच्चों में, बहुत अच्छा लगता है देख करके कि हाँ भाई, हम लोग जो एजुकेशन चाहते हैं कि अपने बहुजन समाज के बच्चों को मिले, और वो भी एक मतलब कि हमारे पास जो है कम पैसे में जो होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च है इंग्लिश मीडियम अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो। एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एजुकेशन बहुत ज्यादा महंगा हो गया अच्छी एजुकेशन को लेकर के। तो ये एक स्कूल जो है एक एग्जाम्पल है कि आप कम पैसे में भी अगर टीचर अच्छे रखे, टीचर भी हमारे पास ट्रेंड नहीं है, लेकिन जो भी ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो घर में बैठी हुई थी, जो मतलब कि आती हैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी, जो साइंस की हुई है, साइंस से पढ़ी लिखी है लेकिन घर में बैठी हुई थी, वैसी है अब हमारे पास आकर के वो पढ़ा रही हैं, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। यानी कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता है कि हम आगे बढ़ सके। तो वो एक मेरा स्कूल काम कर रहा है कि हमारी एससी एसटी ओबीसी समाज की महिलाएं जो है वो आकर के बच्चों को पढ़ा रही है। हमारे बहुजन समाज की के जो बच्चे हैं, ऐसे मतलब कि गरीब और मतलब बहुजन समाज के बच्चे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो वो रोड में घूमते, अभी भी अगर मेरा स्कूल बंद हो जाएगा ना तो वो या तो रोड में घूमेंगे या तो सरकारी स्कूल जाएंगे। और मुझे लगता है कि वो सरकारी स्कूल भी नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स बिल्कुल जागरूक नहीं है। और एक चीज हम देखे हैं कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं ना, उनको उनके माँ जो है ना वो बहुत ये रहती है, कॉन्शियस रहती है अपने बच्चों को पढ़ाने को लेकर के। वो कैसे भी करके बर्तन धो करके कहीं भी काम करके अपने बच्चों को के लिए किताब कॉपी स्कूल भेजने का काम वो करती हैं। तो वो बहुत स्ट्रगल करती है। पुरुषों को तो नहीं देखे हैं लेकिन होते हैं वो भी है, लेकिन महिलाएं बहुत ज्यादा है। तो ये चीज हम देखें कि हमारी बहुजन समाज की महिलाएं जो है बहुत मतलब कि एजुकेशन को लेकर के जागरूक है, और अच्छी अगर पढ़ाई कहीं मिलती है तो वो जरूर पढ़ाते हैं। जी थैंक यू जया, आपने बहुत बुशरा हंस जी के व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलुओं पे बात की और उनके व्यक्तित्व, और हम लोग जो हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सुन रहे हैं और अपना कमेंट भी कर रहे हैं। तो थैंक यू जया। मैं मुसाफिर जी के पास आती हूँ। मुसाफिर जी को हम सभी जानते हैं और हम जानते हैं कि उनकी लेखनी भी बड़ी तीखी है, अच्छा लिखते हैं वो, और समाज पे उनकी निगाह रहती है। कवि हैं और फूले का जन्मदिन पड़ता है 11 को और 14 को तो बाबा साहब का जन्मदिन पड़ता है, वो सब जानते हैं। और एक और हमारे बहुजन जो ये आइकॉन है पीपी मंडल, उनका 13 अप्रैल को परिनिर्वाण दिवस है, जिन्होंने मंडल कमीशन की अध्यक्षता की थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, यानी कि कहिए कि ब्रॉडर वे में कहें हम तो ये बहुजन हिस्ट्री मंथ भी इसे हम कह सकते हैं। जहाँ तक बुद्ध शरण हंस सर से मेरे संपर्क की बात है तो ये मुझे लगता है कि अवसर इसलिए मिला कि मैं भी उनका हम शहर रहा हूँ।
पटना में रहने का वो लाभ मिला। अब मुझे लगता है कि जो दलित साहित्यकार हैं उसमें चूंकि मैं पटना में रहता हूं तो स्वाभाविक है कि जितने भी भारत के दलित साहित्यकार होंगे उनमें सबसे ज्यादा मौका उनसे मिलने का और उनसे बातचीत करने का मुझे ही मिला है। तो ये तो एक मुझे लगता है कि ऐसी मेरे पास प्राप्ति है कि जिसको मैं जितना भी मैं उसको संजो के रखूं और कहूं कि ये मुझे मिला है। जिसको लोग सौभाग्य बोलते हैं वो शब्द मैं नहीं कहना चाहता हूं, जो सुख कहूंगा कि ये मुझे मिला है। बुद्ध शरण हंस जी और उनके जैसे जो समाज को स्वस्थ दिशा देने वाले लोग होते हैं उनके लिए मुझे जो क्रांतिकारी हमारे कबीर हुए हैं, संत कवि, उनकी दो पंक्तियां मुझे याद आती है। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। तो ऐसे जो लोग हैं जो अपने कर्म से दिशा दे जाते हैं समाज को, तो उनके जन्म पर, सबके जन्म पर खुशी होती है घर में और समाज में, परिवार में। लेकिन जो मरने पर पूरा समाज, एक व्यापक समाज, बृहद समाज किसी के लिए आंसू बहाता है, तो वैसे आदमी के लिए बहाता है जो समाज को कुछ दे पाता है, दे जाता है। तो ऐसे ही थे हमारे बुद्ध शरण हंस साहब। बुद्ध शरण हंस का हम सब जानते हैं कि उनका जो अकादमिक नाम था, जो नौकरी में भी जो नाम रहा, दलित पासवान था। लेकिन उन्होंने जब वर्ण किया बौद्ध धर्म का, बौद्ध मार्ग का, तो उन्होंने अपना नाम बुद्ध शरण हंस रखा। और मजेदार बात यह है, कई लोगों को नहीं पता होगा, उन्होंने अपने एक साथी को, मतलब उस समय ये बिहार प्रशासनिक सेवा में थे और बिहार प्रशासनिक सेवा के ही इनके लगभग एक हम उम्र हैं, वो पटना ही में संयोग से रहते हैं, अभी वो जीवित हैं। तो उनका नाम इन्होंने भीम शरण हंस रखा। तो बुद्ध शरण हंस को तो सब जानते हैं इसलिए कि इन्होंने अपना ऐसा सामाजिक जीवन जिया है कि हम सब लोग जानते हैं उनका, चाहे वो सामाजिक रोल हो या साहित्य में हो, इनकी भूमिका वो रही है। लेकिन मैं भीम शरण हंस उस तरह से सक्रिय नहीं रह पाए, लेकिन वो भी बिल्कुल अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं। हमने एक जो कर्मानंद आर्य अभी इस प्रोग्राम में दिख रहे थे, उनके साथ जो हमने एक किताब संपादित की है जिसमें 56 कवि हैं, बिहार झारखंड की चुनिंदा दलित कविताएं, उसके कवि वो भीम हंस शरण भी हैं, भीम शरण हंस जी भी हैं वो उनके कवि। तो संयोग से वो कवि है, यानी कि वो भी बुद्धिजीवी है और बहुत, लेकिन शांत स्वभाव के हैं और बहुत मुखर भूमिका में नहीं रहते हैं, लेकिन वो विचार से उनमें कोई कमी नहीं है, वो एकदम, तभी तो उन्होंने साथ इनका नाम बुद्ध शरण हंस जी ने उनका नामकरण भी इस तरह से कर दिया। उनके लेखन पर मुझे लगता है कि कुछ जो बातें करनी चाहिए, उसमें कुछ विचार बिंदु मैं वो रखना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि जो पत्रिका इन्होंने निकाली, अम्बेडकर विचार पत्रिका, सॉरी, अम्बेडकर मिशन पत्रिका, उसको अपने दम पर इन्होंने निकाला। बिल्कुल उसके, वो समझिए कि संपादक भी, सामग्री उसके लिए जो भी कहीं से भी कलेक्ट करना होता था तो लेखकों से संपर्क करके उसको कलेक्ट करना, उसके बाद वो प्रेस वगैरह तक में खुद ही जाकर, या कई बार इसमें पोस्ट ऑफिस में जाकर भी पत्रिका आ जाए तो लोगों के लिए पोस्ट करना, ये सारा काम खुद ही करते थे वो। मैंने उनको देखा है, वहां घर में भी देखा है। और
ये बिहार प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी इन्होंने ये काम किया, और चूंकि काफी ही क्रांतिकारी विचार की पत्रिका थी, वैज्ञानिक सोच की पत्रिका थी, और अम्बेडकरवादी विचार, अम्बेडकर वैज्ञानिक सोच की पत्रिका होने के कारण उसमें बहुत सारे ऐसे लेख और सामग्री उसमें होती थी जिसमें लोगों को लगता था कि हिंदू धर्म के जो कुछ देवी देवता है अथवा जो चलन है उस पर वो इसमें आक्षेप है। तो किसी ने हमारे ही जिला से, मैं सीतामढ़ी जिला का बिहार में रहने वाला हूँ, वहां से किसी एक सवर्ण वकील ने इन पर मुकदमा कर दिया था। वो आहत होकर के, धार्मिक भावना हमारी आहत होती है इनकी, किसी पर्टिकुलर वो किसी अंक में कोई चीज आई थी उससे। तो एक मजेदार बात वो इस संदर्भ में बताते थे कि जब तक उसमें वो जब केस चलता था, सीतामढ़ी सर जाते थे, तो उसमें कई बार वो जो वकील जिसने केस किया हुआ था उन्हीं के घर पर वो ठहरते थे। ये कहते थे कि मैं कहाँ जाऊंगा, कि आपने केस किया है तो आप ही से तो मुझे संवाद करना है, और आप ही से ये विचार कर कर ये हम ये करेंगे, कि हमारी तो कोई मंशा वैसी थी नहीं, हम तो इस तरह से वैज्ञानिक सोच वाले आदमी हैं और हम समझते हैं कि समाज को वैसे चलने पर उसका भला होगा, और आपने उसका दूसरा रूप लिया है। तो मेरे मन में आपके प्रति कोई वो भावना है, आपके मन में वो भावना है कि आहत हुई है मेरी भावना, तो आपने मुझ पर केस किया। लेकिन मैं समझता हूं कि वो आप को अपनी जो वो समझ है, वो उसके चलते आपने ये किया है। आप एक तरह से निर्दोष हैं कि आपको तो समाज ने जो लिखाया पढ़ाया है उसके हिसाब से आपने सोचा और आपने केस कर दिया। तो वो बोलते हैं कि उसके चलते उसमें लगता है कि जब हृदय परिवर्तन की तरह की बात भी वो कुछ हुई, और वो धीरे धीरे वो केस डाइल्यूट हुआ और शायद वो फिर वो खत्म हुआ। तो इस तरह का समझिए कि कौन करता है कि जिसने केस किया उसी के घर में आप आराम से जाके कह रहे हैं कि मैं आप ही के पास रहूंगा, उसके बाद चलूंगा केस में, मुकदमा लड़ने कोर्ट में। तो ये भी यूनिक बात थी उनके ये व्यक्तित्व में। पत्रिका के बारे में मेरा जो अनुभव है, तो कुछ दिन मैंने पत्रिका के संपादन में उनको सहयोग भी मैंने किया, लेकिन पत्रिका निकालने में और उसको हर जगह पहुंचाने में कोई एक व्यक्ति यदि केवल अकेला आदमी खड़ा है वही करता है तो क्या दिक्कत होती होगी, वो मैं सहायक संपादक रहने पर भी मैं समझ सकता हूं। कि मैंने देखा कि उस पत्रिका के लिए जो बहुत सारे आलेख या जो चीजें, कविता कहानी वगैरह जो आती थी, उसमें ऐसे उनके लेखक थे, वो सोच से तो परिपक्व थे, लेकिन उनकी लेखनी उस तरह से वो साहित्यिक नहीं थी, उनकी भाषा साहित्यिक नहीं थी, तो वो अपनी टूटी फूटी भाषा में वो उसको लिखते थे, भेजते थे। कई बार तो मतलब भाषा जो है बहुत काफी अशुद्ध होती थी, कई बार लिखावट भी वैसे लोगों की खराब होती थी जिसको कि पढ़ने में लगता था कि जैसे कि हड़प्पा की हम लिपि को हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की चीज को, जो चीज आए छपने के लिए, उसको पढ़ना समझे कि कितना श्रम साध्य था, उसको कंपोज करवाना। और अच्छा, जो वो कंप्यूटर पर काम करने वाला जो आदमी था, वो उसको जब टाइप करता था तो अब उसको भी बेचारे को जितनी समझ बात में आती थी उसमें उतना वो करता था वो। अब उसके बाद बिना प्रूफ रीडिंग के वो सही एक फॉर्म में कि कम से कम काम चलाऊ पढ़ने लायक हो, जिससे कि एक भाव हम गह सके, समझ सके, उस रूप में कम से कम जाना चाहिए, पत्रिका में चीज जानी चाहिए। तो उस रूप को देने में अब समझिए कि कितना विकट वो काम था। तो कई बार तो मैं जब उसकी प्रूफ रीडिंग करता था तो मैं देखता था कि इसको यदि पूरा से सही किया जाए। मैं बीच में आपको बता दूं कि यहाँ बिहार विधान परिषद में जो मैं काम करता हूँ तो वो प्रकाशन शाखा है, और उसमें संपादन और प्रूफ रीडिंग करने का मेरा काम भी रहा है। तो मेरी नजर में तो सीधे मेरी नजर गलतियों पर जाती थी। अब एक एक पेज में 100 से भी ज्यादा आपको प्रूफ करना है, तो एक तो प्रूफ करने वाला भी यदि कठोर रूप से वो करेगा प्रूफ, तो वो बहुत श्रम साध्य था वो करना। दूसरी बात है कि फिर उसका प्रूफ रीडिंग को कैरी आउट करना वो कंप्यूटर पर, वो कंप्यूटर
पर काम करने वाले के लिए भी समझिए कि कितना कठिन होता होगा। तो ये एक बहुत श्रमसाध्य और विकट काम था। तो जैसा कि मेरा अनुभव है, मैंने देखा कि वो एक प्रूफ में भी सर चाहते थे कि एक प्रूफ में ही हम उसको फाइनल मान ले, जो भी चीजें थी उसको, क्योंकि वो कहते थे कि एक से ज्यादा प्रूफ करने के लिए वो फिर वो जो श्रम लगेगा, फिर हमको उसके पास वो काम करवाना पड़ेगा, वो कंप्यूटर ऑपरेटर के पास, तो बहुत इसमें मेहनत लगेगी। दूसरी बात है कि बहुत शुद्ध रूप में जाना संभव भी नहीं है किसी मैटर को। तो वो काफी समझिए कि काम चलाऊ रूप में ही वो चीजें वो अम्बेडकर मिशन पत्रिका में छप पाती थी। तो ये मेरा अनुभव है। तीसरी बात, वो उनके साथ का मेरा कुछ अनुभव है कि वो कई जगह में वो जैसे कि शादी वगैरह का या और भी जिसको हिंदू धर्म में हम मांगलिक अवसर कहते हैं, तो वो जैसे शादी ब्याह हो या कोई जन्मदिन मनाया जा रहा हो, इस तरह के अवसरों पर वो समाज में लोग इनको बुलाते रहते थे और वहां पर ये लोगों को प्रबोधन करते थे कि किस तरह से है जो हम समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, हम वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, वो सब उसमें वो बताते थे। और वो बौद्ध रीति से, यानी कि मिनिमम आडंबर वाली बातों से, वो आडंबर उसको कह भी नहीं सकते हैं, जैसे कि माला वगैरह लड़का लड़की वर वधू पहने, और कुछ वो जो पाली भाषा में कुछ जो ये जिसको मंत्र वगैरह कहते हैं, उस तरह से वो, कि लोगों को थोड़ा सा लगे कि नहीं चलिए कुछ वो पूजा पाठ जैसा कुछ हो रहा है, तो एक उसको भ्रम और आश्वासन देने के लिए तो वो उस तरह के कार्यक्रमों में भी वो जाते थे। तो कई कार्यक्रम में वो मुझे भी ले गए और मैंने देखा कि वहां पर वो सारा कुछ वो बताते भी थे और मुझे भी कहते थे कि आप भी अपनी ओर से लोगों को समझाइए कि किस तरह से आप वो लोगों को ये वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कि आप भी अपना प्रबोधन एक दीजिए। तो उस तरह से मैंने भी वो देखा है। एक मेरा अनुभव इनके सर के जीवन से लगा हुआ ये है कि जब उनकी पत्नी की, यानी जया जी की जो सासू है, उनका डेथ हुआ था, तो हम लोग वहां गए हुए थे बांस घाट पर, वो अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं उसमें। तो सर को मैंने वहां देखा कि काफी वो शांत चित्त होकर वो सारा जो वहां पर जो अंतिम संस्कार वगैरह का कार्यक्रम हुआ, वो खुद वो काफी वो एकदम स्थिर चित्त होकर उन्होंने सारा कुछ किया। और उस समय काफी उनको जानने वाले या कहिए कि उनसे जो अपनापा रखने वाले लोग थे, काफी संख्या में लोग मौजूद थे वो वहाँ घाट पे। तो एक मेरे जहन में ये बात है। किताबों की बात करूं उनके लेखनी में, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि उनकी लेखनी में जो साइंटिफिक जो अप्रोच था, और दूसरी बात जो लिखने में जो एक रवानगी थी, भाषा की जो एक रवानगी थी, वो दलित साहित्यकारों में मुझे लगता है कि बहुत कम है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा कि उनकी आप कहानियों को देख जाइए, तो उसमें जो एक भाषा का प्रभाव, ये प्रवाह है, उसमें जो कसावट है, उनकी जो कहानी है, आप देखेंगे कि बहुत अधिकांश जो कहानी है वो छोटी छोटी कहानी है। और कुछ जो कहानी है वो जो 5 उनका जो संस्मरण का जो वो अलग अलग जो किताबें हैं, जिसमें अंतिम कांतिवाला ना पर समर्पित, यानी कि उनकी अपनी पत्नी पर समर्पित वो खंड है 5वां, और 4 अन्य अन्य काफी अपने जीवन से संबद्ध विषयों पर उन्होंने अपना संस्मरण लिखा है। तो उनमें देखेंगे आप कि वो भाषा वगैरह के मामले में तो वो लाजवाब है ही, और कई जो संस्मरण है वो वस्तुतः वो कहानी ही है, छोटी कहानी उसको कह सकते हैं, लघु कथा नहीं, लेकिन वो 1000, 1500, 2000 शब्दों में वो छोटी कहानी है, और काफी वो
जबरदस्त कहानियां हैं। एक बात मैं अभी विस्मरण कर रहा हूँ सर के बारे में, मैं क्या कहना चाह रहा था, साहित्य के बारे में ही। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा था कि एक जगह जो विख्यात दलित आलोचक लेखक कमल भारती हैं, उन्होंने एक संस्मरण फेसबुक पर अपना साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इनकी बुद्ध शरण हंस अच्छे लेखक तो हैं, लेकिन उनकी जो कहानियां है वो बनी नहीं है, वो ठीक से वो बनी ही नहीं है, वो कहानी एक्चुअली वो नहीं है। तो यानी कि उन्होंने एक तरह से उसको आउटराइट रिजेक्ट किया। मेरी नज़र में मुझे लगता है कि जितने भी दलित लेखक हैं उसमें से अधिकांश की कुछ न कुछ कहानियां मैंने पढ़ रखी है, और मुझे लगता है कि जितने भी हिंदी दलित साहित्यकार की मैं कहानीकार की मैं बात कहता हूं, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई भी जो दलित साहित्यकार है भाषा के मामले में उनसे बीस हैं। जो उनका प्रभाव, वो प्रांजल जो उनकी भाषा है, जो उसका वो देखिएगा गठन है, जो उसमें विट है, और वो कहानी छोटी छोटी कहानियां हैं लेकिन वो जबरदस्त मारक कहानियां हैं। तो पता नहीं इन्होंने, कमल भारती जी ने किस आधार पर उनको आउटराइट रिजेक्ट ही किया कि उनकी कहानियां उनकी बनी नहीं है, वो कहानी उस तरह से नहीं है। तो ये मुझे एक लगता है कि ये मैं मतलब वो एक तरह से मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि नहीं, वो कहानियां उनकी बिल्कुल जो होनी चाहिए वाजिब उनकी वो कहानी है। हाँ, ये एक और बात पर मैं रेखांकित करना चाहूंगा यहाँ पर कि एक बहुत बड़ी विडंबना है कि बुद्ध शरण हंस ने जितना लिखा है अथवा जो इनका सामाजिक जो कार्य रहा है वो उस तरह से समाज के सामने नहीं आया। तो इसकी वजह भी है। सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने अपनी जो इनकी पत्रिका है उसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सोकल जो बुद्धिजीवी समाज है, जो मुख्य धारा का और मुख्य धारा के आसपास समझिए कि बहुजन दलित जो बुद्धिजीवी है उनके बीच में बहुत कम इनकी पत्रिका गई। और इन्होंने चूंकि खुद ही अपनी सारी किताबें छपवाई, तो वो किताबें भी चूंकि मतलब जो बड़े प्रकाशक से या मीडियम स्तर के भी जो प्रकाशक होते हैं जो काफी फैलाते हैं हर जगह अपनी, वो चाहे वो लाइब्रेरी हो या चाहे लोगों को बीच भेजना हो, और उस तरह के जो बड़े प्रकाशक होते हैं कि उनकी किताबें लोग समझते हैं कि नहीं ये महत्वपूर्ण हो गई किताब, तो उनके बीच में वो किताब मतलब किसी न किसी तरह से जाती है। तो वो जो है इनकी किताबें वैसे उस तरह से वो पहुंची नहीं व्यापक लोगों के बीच में, इसलिए लोग इनको इनके साहित्य से बहुत कम जान पाए। जो इनका एक विराट व्यक्तित्व दिखना चाहिए था एक सार्वजनिक, उसको मुझे लगता है कि उसके मुकाबले में वो काफी वो दबा रह गया इनका व्यक्तित्व। तो एक तो मुझे लगता है कि एक बड़ा काम हम लोग का ये होना चाहिए था कि एक जो होता है इनका जो समग्र रचनावली या उनका जो साहित्य जो है वो कोई बड़े प्रकाशक या कम से कम ठीक ठाक प्रकाशक से यदि आए तब इनका मूल्यांकन इनके साहित्य का मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर ढंग से हो सकेगा और लोग जान सकेंगे कि बुद्ध शरण हंस का लेखन वो कितना सशक्त और जानदार है और कितना समाज के लिए जरूरी था। इतना ही करके मैं अपनी बात समाप्त कर। बहुत शुक्रिया मुसाफिर जी, आपने बहुत, मुझे लगता है लास्ट में तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, और ये सच भी है कि बुद्ध शरण हंस जी अपनी तरफ से वो लिख रहे थे लेकिन लोगों तक पहुंचा नहीं, और उनका व्यक्तित्व, उनका काम लेकिन लोगों में इतना लोकप्रिय रहा। जैसे कि आपने कहा, हमने देखा कि किसी भी जब हमारे कोई लोग जिनका परिनिर्वाण हुआ, इतना लोगों ने उनको नहीं चाहा जितना बुद्ध शरण हंस जी के लिए। इतना एक पूरा जो था कि पूरा का पूरा जैसे लग रहा पटना उठ के चला गया उनके साथ, उनके लिए। तो मुझे लगता है कि ये सही डिमांड है। मैं भी इस बात को मानती हूँ कि उनके काम को आगे आना चाहिए, उनकी पत्रिका को कंटिन्यूटी में रखना चाहिए। जिया जी हमारे पास हैं,
अगर कोई जैसे कि अगर हम कहें कि कोई अगर कोई पब्लिकेशन की ढूंढने की जरूरत है तो हम कर सकते हैं। अगर वो हमें कुछ कहें कि संग्रह करें तो वो भी हम लोग मिलजुल के आपस में सब लोग कर सकते हैं, उनका समग्र हम ला सकते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण काम होगा कि अगर उनका समग्र हम ला पाए तो। अ, मैं हमारे बीच में अभी अरुण जी आ गए, अरुण जी का वेट कर रहे थे हम लोग। अरुण भी हमने आज कोशिश ये की कि जो बहुत उनसे जुड़े रहे वही लोग आए। तो मैं अजय जी को, अजय यतीश को मैं इनवाइट करती हूँ, अजय जी, और उनको इनवाइट करती हूँ। वो मूलतः कवि है, लेकिन वो उनका भूचरण हंस जी से एक संबंध था, उनसे मिले जुले, तो मुझे लगता वो भी उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर थोड़ा प्रकाश डालें कि आपने उनसे क्या, कैसा आपके उनके संबंध थे, या क्या उनसे बातचीत आपकी होती थी, किस संदर्भ में होती थी। तो मैं अजय जी को आमंत्रित करते हैं, अजय यतीश जी। उपस्थित ऑनलाइन सभी प्रबुद्ध जनों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अनीता दीदी हमसे फोन पर संपर्क किया, भाई बुद्ध शरण हंस जी के बारे में कुछ बताना है, जानकारी चाहिए और आपको जुड़ना है ऑनलाइन। बुद्ध शरण हंस जी का जो संघर्ष जीवन रहा, मैं 83 में सर्विस ज्वाइन किया था कोयलांचल में, और 83 के बाद से मैं उनके पत्रिका कुछ बेतिया में उस वक्त थे, और ये 90 के पहले की बात है, और बेतिया में प्रशासनिक अफसर थे, कहीं पोस्टेड थे। फिर वहां से पुस्तक मेरे पास भेजा करते थे, और हम लोग अपने जो दलित समुदाय के कोयलांचल में जो पढ़े लिखे लोग थे, मैं खुद भी उस पुस्तक को घर घर भेजता था, पहुंचाता था। वो तो हुआ उनका जो वैचारिक पक्ष था पुस्तक में, उनके व्यक्तित्व का, वो मैंने जाना। दलित साहित्य सम्मेलन नागपुर में 3 दिन का प्रवास था उनका। उस समय जयप्रकाश करदम जी थे, मैं था, कुसुम वियोगी जी थे, और बहुत सारे साथी थे। इस बीच में उनके निकट रहने का हमको बहुत बहुत मौका मिला, बहुत सा गाइडलाइन हमको दिया, उन्होंने बताया। जहां तक बात है बुद्ध शरण हंस जी का जो साहित्य में अवदान का, तो बुद्ध शरण हंस जी किताबें पढ़ते थे बहुत, और जो समकालीन दलित साहित्य से लेकर मेन स्ट्रीम की जो भी जो किताबें थी उसको भी पढ़ते थे। तो नागपुर दलित साहित्य सम्मेलन में उनके साथ जो आत्मीय मुलाकात हुई, जो निजता, बहुत सारी चीजें हमको टिप्स दिए। और इसके बाद बोल, एक चीज तो कहीं पर वो थे, कहीं न कहीं पर कट्टरवादिता रखते थे। यार तुम जो ये जो गंडे तावीज पहन के, या तो यार इसको काट कर फेंको, ये अंगूठे क्या पहनते हो, हटाओ। सोचिए, वो उस समय की बात है। गले में किसी को अगर देख लिए, किसी साथी को, अरे यार इसको हटाओ, ये टीका कौन लगा कर आए हो यार। इस उस यानी बहुत इस मामले में वो कट्टरवादी थे, और एक उनके अंदर में जो परिवर्तन के लिए जो है ना, परिवर्तन कामी वो थे। वो मतलब लगता था कि नहीं, मेरा जो समाज अंधविश्वास में डूबा हुआ है, बोले अजय आप लोग अंधकार से प्रकाश में आओ। आज न मैं चैलेंज करता हूं तुम लोगों को बुद्ध के शरण में आना ही होगा। अब जैसे हमारे भाई मुसाफिर बैठा जी बताए कि कोई भी जब अपना अच्छा एक मार्ग एक करता है समाज काम करने के लिए, तो आलोचक असहमति सहमति का एक रास्ता बनता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि से भी हमारी कभी कभी वैचारिक फोन पर बातें होती थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी यहाँ तक तो सहमत रहते थे, बोलते हैं जय जी बुद्ध शरण हंस एक तो है कि यानी बौद्धिज्म को बहुत आगे ले जा रहे हैं। देखिए कुछ जो है उनसे मेरी असहमतियां हैं।
लेकिन बुद्ध ओम प्रकाश वाल्मीकि भी तारीफ करते थे कि जिस विकट कंडीशन में बुद्ध शरण हंस उस मिशन को ले जा रहे हैं, अजय जी, बहुत बड़ी बात है। बेरमो कोयलांचल में मैं था तो उनके भतीजा का बारात आई हुई थी, तो मैं वहां था। वहां पर इन्होंने अपने भतीजे का बौद्ध रीति से शादी करवाया बोकारो थर्मल में। मैं वहां मौजूद था, रात भर उनके साथ रहा। शादी होने के बाद थोड़ा सा लोग आसपास के परिवेश में के लोग थे, असहमति जताए, थोड़ा हल्ला हंगामा हुआ, लेकिन बुद्ध शरण हंस जी उस कठिन परिस्थिति में भी अडिग रहे। शादी हुई एकदम बौद्ध रीति से अपने भतीजे का किए, खुद ही शादी करवाया। मुझे वो दौर याद है कि एक तरह से जैसे कही कि आग से खेलना, चारों तरफ एक बात का प्रोपगंडा हुआ वहां की नहीं। लड़की वाले भी कहीं कहीं पर असहमति जताए। रतन पासवान जी भी बोले कि तो पहले सब बात नहीं हुई थी। लेकिन बुद्ध शरण हंस जी को मैं सैल्यूट करता हूं कि अपने मिशन में वो एक अपने मार्ग पर चलते रहे और वो शादी हुई। और वहां मैं उनसे प्रभावित हुआ। वो एकदम सटीक रास्ता पर, अंधविश्वास वैज्ञानिक सोच उनका था। कहानियों पर लोग कहते हैं बुद्ध शरण हंस जी को साहित्य में कहानी और कविताओं पर भी पकड़ थी उनकी। हजारीबाग दलित साहित्य सम्मेलन में प्रसंगवश मैं रख रहा हूँ बात, बहुत घंटों वो उस समय राजेंद्र यादव आए थे, मैनेजर पांडे थे, सरोज सिंह बेचैन थे, सारे लोग वहाँ, कमल भारती जी थे, मलखान सिंह थे, हम लोग सभी थे। और मुख्य धारा के बहुत सारे साहित्यकार थे हजारीबाग में। हमको किनारे ले जाकर के बोले, थोड़ा साहित्य में भी अजय बहुत मठाधीश लोग हैं जो दलित साहित्य को थोड़ा सावधान रहना, दलित साहित्य को कुछ बड़े मछली गटकना चाहते हैं, सावधान रहना है आपको, हम सबों को। इशारों में उन्होंने हमें कहा। और ऐसी बात नहीं, मैं अपनी एक कहानी द्वंद्व पर प्रसंग बस बता रहा हूँ। मेरा द्वंद्व कहानी का एंड में मैं लगा कि अच्छी बात नहीं है, हिंसा की बात नहीं होनी चाहिए। मैंने सर से कहा कि सर मेरी कहानी द्वंद्व का क्या करूं, एंड में तो ऐसी बात है। अरे यार समरी सुनाओ, हम सुना दिया कंटेंट। ठीक तो है तुम्हारा कंटेंट यार, आप रहने दो। कोई अगर गला काटने आएगा, मैं मर जाऊं और उसको छोड़ दूं। तो बुद्ध शरण हंस जी को साहित्य की समझ थी और पढ़ते थे, ऐसी बात नहीं है। और फिर एक बार उनसे और दूसरी बार मुलाकात हुई, एच.एल. दुसाद के साथ आए थे मिशनरी काम से बेरमो कोयलांचल में। कोयलांचल में दलितों के बीच, मजदूरों के बीच 25-30 साल पहले की बात है कि वो बौद्धिज्म को फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए वो और एच.एल. दुसाद साहब कोयलांचल में, माने गांव जहां जहां इंडस्ट्रियल एरिया में भी दौरा करते थे बुद्ध शरण हंस जी। तो कुल मिलाकर फिर पटना दलित साहित्य सम्मेलन में एक बार मुलाकात हुई। उस समय करदम जी भी आए थे, सभी लोग थे। हमको किनारे बुला के बोले कि बिपिन बिहारी जी को थोड़ा समझाओ अजय जी। क्या? अरे बहुत लाउड है वो, खाली बिपिन जी की कहानियों में जो है दलित महिलाओं का जो शोषण दिखाया जाता है, यौन शोषण, तो उनको बोलो थोड़ा पॉजिटिव भी हो। तो बहुत सभी दलित साहित्यकारों से लेकर मुख्य धारा के साहित्यकारों को पढ़ते नहीं थे, तो नसीहत कैसे वो देते थे? पढ़ते बहुत थे। और शिव जी का अंडा, मैं अंगुत्तर पत्रिका नागपुर से प्रसारित करते थे डॉक्टर विमल कीर्ति, उसके संपादकीय मंडल में मैं भी था। बुद्ध शरण हंस जी थे, करदम जी थे। उसमें विमल कीर्ति जी ने उनकी कहानी शिव जी का अंडा को एक शीर्षक से था, काफी चर्चित कहानी हुई। और हम कोयलांचल में उस बहुत सारे जो गैर
साहित्यिक जो थे हमारे लोग, उनको जब पढ़ाया गया तो वो लोग बहुत प्रभावित हुए। तो बुद्ध शरण हंस जी का साहित्य में उनके अवदान को हम नकार नहीं सकते हैं। जरूरत होता था तो अपने से, हम लोग उनसे छोटे थे तो हम लोग को एक अच्छा मार्गदर्शन देते थे, साहित्य में इस तरह से लिखो, मिशन को ऐसे आगे बढ़ाओ। और अगर आप बहुत मिशन से अगर अलग हटके हैं कि आप दोहरा चरित्र है, उनसे बड़ी नाराज होते थे कि ये जो तुम हिंदू धर्म में भी रहोगे और एक तरफ जय भीम नमो बुद्धाय भी करोगे, इस पर वो बड़ा कड़ाई से पालन करते थे और नाराज हो जाते थे। उनका रास्ता ये था। आज वो नहीं है। और बुद्ध शरण हंस जी के साथ मेरा एक, समझिए कि पारिवारिक लगाव था, क्योंकि उनके जो कुछ रिलेटिव मेरे दोस्त थे, जैसे रतन पासवान जी हैं, आज वो भी नहीं रहे, बोकारो थर्मल में थे, मैं बेरमो में था। और जिस समय वो दौर था, जिस बिहार में अम्बेडकरवाद का कहीं ये नहीं था, प्रचार प्रसार, ये 90 के दशक के पहले की बात है, उस समय बुद्ध शरण हंस जी सक्रिय थे। तो मैं इस मंच से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अनछुए पहलुओं को बहुत, उन पर जो लोग विचार व्यक्त किया मुझे अच्छा लगा। और उनके बारे कृतित्व और व्यक्तित्व पर आज जो ये चर्चा हो रही है, उसके लिए अनीता दीदी को बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बुद्ध शरण हंस का बहुत बड़ा फलक है समाज सेवा करने का, और हम सब उनके मार्ग को अनुसरण करेंगे। मैं अपना वक्तव्य यही पर माननी को अपना विराम देता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने तो काफी, मुझे लग रहा है कि उनका साहित्यिक समझ पे काफी आपने बातचीत की, जो कि मुझे लगता है एक जरूरी पक्ष था कि वो एक किस तरीके से दलित साहित्य को देखते थे और किस तरीके से वो सोचते समझते थे और समाज के साथ जोड़ के कैसे देखते थे। हमारे बीच में विक्रांत जी हैं, और जो कि उनके साथ वो कुछ, मुझे पता चला कि 2 साल से उनके काफ़ी अच्छे संपर्क में थे वो, और वो उनसे बहुत प्रभावित भी रहे और उनके साथ मिलके काम कर रहे थे। तो मैं चूँकि आज वर्किंग डे है, तो हमारे कई साथी अरुण, मुसाफिर जी और विक्रांत जी, सब लोग जॉब से भाग के आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबका धन्यवाद भी करती हूँ कि आप अपना इस तरीके से, विक्रांत जी भी अब पता नहीं कैसे टाइम निकाल पाए हैं, वो इंस्पेक्टर हैं तो पटना में, तो वो पता नहीं, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि वो आए और कार्यक्रम में शामिल हुए। तो विक्रांत जी, आप अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बोकारो में हम हैं, पटना में नहीं हैं। और जहाँ पर बाबा साहब की बात हो जाए, बुद्ध शरण हंस जी की बात हो जाए, तो सारा काम छोड़ के आ जाऊंगा। इसमें तो इपट की बात नहीं है। भावुक हूँ क्योंकि मैं भगवान बुद्ध को नहीं देखा, मैं सम्राट अशोक को नहीं देखा, मैं बाबा साहब को भी नहीं देखा, लेकिन मुझे बुद्ध शरण हंस से मुलाकात किया तो लगा कि मैं बाबा साहब को देख रहा हूँ। और मैं खुशनसीब इस बात का हूँ ना कि जिस समय मुलाकात में बुद्ध शरण हंस से हुआ ना, मेरे बच्चे भी साथ में थे। जब पटना में गर्मी की छुट्टी में गए थे हम, तो प्लानिंग हुआ कि चलिए बुद्ध शरण हंस से मिला जाए, और तुरंत फोन उठाए, बोले कि हाँ जल्दी आइए, हम तो हैं, घर पर ही हैं। और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ गया था। और जब मिलने के बाद में जब वहां से निकले, बच्चों से जब मैं अपना प्रतिक्रिया पूछा, बेटा बताओ कैसा लगा, तो बेटा का ही बात था कि पापा, बाबा साहब को तो हम देखा नहीं, लेकिन इनका तो विचार गजब है, छोटा वाला बेटा हमारा वाणी है। तो ज्यादा कुछ बोलना तो है नहीं। जो बुद्ध शरण हंस जी थे, उनका इतना ही विचार था और इतना ही बोलते थे, बौद्ध बनो, बौद्ध बनाओ, मनुवाद मिटाओ, देश बचाओ, इतना ही बात बोलते थे। तो मैं पढ़ने के लिए तो सारा किताब उनका मंगा के मैं पढ़ता था, लेकिन एकदम नट सेल में इतना ही बात है कि हम सभी लोगों को बुद्धिस्ट बनना है। और मैं उन्हीं के बात पर चल करके बौद्धाचार्य बना, और मैं भी गांव जा करके जहां भी मौका मिलता है शादी विवाह कराने के लिए मैं जाता हूं। और बस जब तक मनुवाद भागेगा नहीं ना,
तो बुद्ध शरण हंस जी का सपना हम लोग साकार नहीं कर सकते। आप कुछ भी बोल लें, कुछ भी लिख लें, कुछ भी पढ़ लें, कितना भी सेमिनार करा लें, लेकिन अगर ये काम नहीं करेंगे तो इतना सा भी सपना साकार नहीं होगा। यहाँ पर बोलेंगे, गांव में बोलेंगे और फिर लोग वही मनोवाद से जुड़े हुए रहेंगे। तो मैं अभी इसीलिए मैं थाना में नहीं हूँ, ऑफिस पकड़े हुए रहता हूँ। ऑफिस में रहने से क्या होता है कि दिन में ड्यूटी करता हूँ, रात में जाकर के शादी विवाह कराता हूँ, मरनी जिनी सब करा देता हूँ। इतना मैं अपना क्योंकि समर्पित हो गए हैं अब, आगे तो कुछ बुझाता ही नहीं है अब। और इतना ही मुझे अफसोस है कि मुझे इस बात की जानकारी बहुत बाद में मिला। कभी कभी मुझे आंसू इस बात के लिए आता है कि मैं बहुत पहले अगर जान लिया होता बुद्ध शरण हंस जी को या बाबा साहब के विचार को, तो अब तक तो क्रांति कर दिए होते। लेकिन चलिए, जब जागे हैं तभी सवेरा है। 1 मिनट भी मैं बर्बाद नहीं करता हूँ। जहां भी रहता हूँ, थाना में रहूं, ऑफिस में रहूं, ट्रेन में रहूं, जहां भी होता है मिशन बढ़ाने का ही कार्य करता हूँ। मतलब कैसे उसके अंदर से पाखंडवाद दूर हो, यही मेरा मिशन रहता है। और बहुत सारा किताब है उनका, तो टुकड़े टुकड़े आईना मैं पढ़ता हूँ। कल मैं गया से मैं लौट रहा था, तो इस किताब को मैं पढ़ते पढ़ते ही किताब बता रहा हूँ, अभी 3-4 पेज बाकी रह गया, पूरा नहीं पढ़ पाए। मैंने पहले तो पढ़े थे, लेकिन जब बोलना था तो सोचे कि एक बार और पढ़ लेंगे तो स्मरण ताजा हो जाएगी। तो हंसी भी आता था, हंसी भी आता था, कैसे माता कांतिवाला को कैसे उन्होंने प्रेरित किया इस मार्ग पर लाने के लिए। और जब तक परिवार जब साथ नहीं देती न है तो आदमी टूट जाता है। तो माता कांतिवाला हमेशा सपोर्ट की है। तो हम सभी लोग को भी अपने परिवार को उस तरह से बनाना है कि सपोर्ट करे, तभी ताकत मिलता है। तो बहुत ज्यादा बोलने की बात नहीं, मैं सभी सब महानुभाव लोग हैं, सभी अच्छे अच्छे बात बोल रहे हैं, सभी को मैं बहुत विनम्रता से सुन रहा हूँ, गहराई से सुन रहा हूँ। लेकिन मैं यही अनुरोध मैं करूंगा कि ऐसे कुछ भी नहीं होगा। सभी लोग को बुद्धिस्ट बनना होगा, बौद्धाचार्य बनना होगा। आप अपने अपने परिवार को तो सुधारें, अपने परिवार में तो ब्राह्मणों को नहीं आने दें, पाखंड को नहीं आने दें। अपने चचेरे भाई, फुफेरे भाई, ममेरे भाई, गांव टोला इतना तक को तो कंट्रोल कर लें, देश अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। तो मेरा तो बस यही सपना है, जितना भी हो सके। अभी 8 अप्रैल को भी इनका जयंती था, बहुत व्यस्त थे, सोचे थे कुछ दिन अपना मैं फेसबुक लाइव में बुद्ध शरण हंस जी के बारे में कुछ बोलूंगा, तो समय नहीं मिल पाया उस दिन। तो कहा कि ये कोई वीडियो निकाले उनका, बुद्ध शरण हंस जी का, वेद प्रकाश जी का वीडियो था, फिर अपना फेसबुक में लगाएं और समर्पित किए। तो यही है उनका श्रद्धांजलि मैं यही अर्पित करता हूँ, और मैं संतुष्ट हूँ उनके बात से। और मेरा यही रहेगा कि जितना भी उनके मैं फैला सकूं, बुद्धिज्म को मैं जितना फैला सकूं, यही मेरा मिशन है। चलिए, मैं ज्यादा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। सभी को फिर से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय बुद्ध शरण हंस जी। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत जी। आप जो वो सोचते थे बुद्ध शरण हंस जी, आप उसको जो हम ये कहेंगे ना अमली जामा, मतलब उसको सच करने में लगे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि हम किसी सिद्धांत पे चले। और जो आज पूरी बातचीत हो रही है उससे कितना ज्यादा पता चल रहा है कितना पाखंडवाद के खिलाफ थे वो। और हमारे तो ये समाज में बड़ा अजीब सा है कि हम पाखंडवाद के खिलाफ होते हैं, लेकिन अपने अंदर के पाखंडवाद को, अपने परिवार के, उनको खत्म नहीं कर पाते। बुद्ध शरण हंस जी ने जो है वो इसके उदाहरण है कि उन्होंने दोनों मोर्चे पर लड़ाई लड़ी, पढ़कर लिख करके भी और अपने जीवन में उतार के भी। जय जी ने जब शुरू में बताया था कि कैसे उनका बुद्ध शरण हंस जी ने उनको सपोर्ट किया। मतलब अक्सर ये देखा जाता है कि बहुओं को कौन सपोर्ट करता है, घर में पुत्र दो, लेकिन उन्होंने उनको पूरा सपोर्ट किया। वो आज वो स्कूल की प्रिंसिपल है, स्कूल चला रही हैं वो। तो ये एक जो उस तरह की बात है। मुझे हम अभी हमारी एक साथी अनुरोध कर रही थी, उर्मिला पवार जी, वो जुड़ना चाहती, मैं उनको जोड़ लूंगी। लेकिन अभी अरुण हमारे बीच में, हम सभी जानते हैं कि अरुण बड़े प्रखर युवा लेखक है, पत्रकार हैं, और खूब उनका जो है वो जिस तरह से वो लिखते हैं और चीज़ों को देखते हैं। और बुद्ध शरण हंस जी का जो कुछ जब उनका चल रहा था ये सब, जब उनका परिनिर्वाण हुआ, तो अरुण को मैंने देखा कि बहुत एक्टिवली उसमें जुड़े थे। और तो मैं अरुण को इनवाइट करती हूँ कि वो अरुण आए और अपनी बात रखे। अरुण अनम्यूट कर लो अपने आप को, अनम्यूट कर लो। हाँ अनिता जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बुद्ध शरण हंस सर को आपने याद किया। और बुद्ध शरण हंस जैसे जैसे संगठित लोग खासकर के बहुजन समाज में बहुत
कम पैदा होते हैं। रीता जी, मैं 1995 से पटना शहर में हूँ एक संस्कृति कर्मी के रूप में। जब मैंने मैट्रिक किया था उसके बाद से पटना शहर में हूँ। इतने वर्षों तक आज तक हमने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित किया हो। बुद्धशरण हंस के जीवन का कई पक्ष है। मतलब एक तो उनका जो अपना पारिवारिक पक्ष है, पारिवारिक पक्ष में भी देखिए कि उनके बेटे बेटियां जहाँ हैं, किस तरह से उन्होंने उनको एक अपने समाज का एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में बचा कहा और हमारे आदर्श रहे जो बहुजन शख्सियत रहे हैं, चाहे वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले हो, एनटीआर हो। तो इन सबों का जो सपना था जाति विहीन समाज का, तो हम देखते हैं कि उनके पारिवारिक जीवन में भी कितनी शादियां उन्होंने अपने जाति के वजह से अलग हटके की। यह भी अपने आप में एक प्रतिमान है। दूसरा बहुत बड़ा प्रतिमान यह है कि बिहार सरकार के जिस प्रशासनिक ओहदे पर उन्होंने काम किया, वहाँ भी बहुत साफ सुथरा और बहुत जनपक्षधरता के साथ काम किया। और उनका जो एक साहित्यिक बैकग्राउंड रहा कि एक प्रतिबद्ध संपादक के रूप में अम्बेडकर मिशन पत्रिका का इतना लंबे समय तक संपादन, उसके साथ ही आत्मकथा, कहानी, और इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि एक दौर था 80-90 के दशक के पहले, खास करके भारतवर्ष में समाजवादियों और कम्युनिस्ट पार्टियों में, कि छोटे छोटे पर्चे और पंफलेट के माध्यम से लोग अपनी बात जनता तक पहुंचाते थे। तो वह परंपरा जो 80 के बाद से लगभग छीन पड़ गई थी, बुद्धशरण हंस एकमात्र बिहार जैसी जगहों से, बिहार जगहों से शख्सियत दिखते हैं जो फूले, अम्बेडकर, पेरियार की जो वैचारिकी है, उस वैचारिकी को वो अपना एजेंडा बनाते हैं अपने काम का, और उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, जैसा कि अपने कई साथियों ने कहा कि मुख्य धारा, उनके लिए साहित्य का मुख्य धारा इस तरह के पाखंडी साहित्यकार या बौद्धिक लोग थे ही नहीं कि उनकी कहानियां चर्चित पत्रिकाओं में छप जाए, उनको पुरस्कार मिल जाए और उससे सेलिब्रिटी हो जाए। उनका उद्देश्य ही नहीं था। बुद्धशरण हंस बहुत ही प्रतिबद्ध, हम कह सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को लेकर आजादी के बाद जिन शख्सियतों ने आगे बढ़ाया, उसमें मतलब बुद्धशरण हंस हमेशा याद किए जाएंगे इसी वजह से कि पिछले 40-50 वर्षों में जो बहुजन समाज की दुरावस्था रही है, उसका एक सबसे बड़ा कारण रहा है पूरा का पूरा जो धार्मिक साम्राज्यवाद है, उसके चंगुल से हमारा पूरा बहुजन समाज आज तक मुक्त नहीं हुआ है। और बुद्धशरण हंस का जो मिशन था, उनकी जो वैचारिकी थी, उसका एक सबसे बड़ा पक्ष था धार्मिक जो पाखंड था, धार्मिक जो साम्राज्यवाद था, उसके लिए उन्होंने लगातार काम किया, उससे लगातार मुठभेड़ किया। और हम देखते हैं कि यह मुठभेड़ सिर्फ साहित्य के स्तर पर नहीं किया, ब्यूरोक्रेसी में जहाँ काम करते थे वही नहीं किया, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी किया, सार्वजनिक जीवन में भी किया। और अभी यतीश सर बतला रहे थे चंपारण के बारे में उनका, तो उन्होंने खुद बतलाया था 1990 का दौर रहा था कि ललई सिंह यादव बिहार आए थे और लौरिया में उन्होंने बहुत सारे लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। सार्वजनिक रूप से धर्मांतरण का यह कार्यक्रम था। और इसके पहले भी मतलब 4-5 ललई सिंह यादव की मुलाकात उनके साथ रही, उनके साथ रहने का, तो उसका उदाहरण बताते थे। जैसे बिहार के उस समय अभी अरवल जिला है, वहाँ ललई सिंह के नाटकों का मंचन था और उनके ऊपर गोली चल गई थी। तो हमारे कहने का मकसद यह है कि बुद्धशरण हंस की कहानियों को भी आप देखें तो जैसे एक जो मिशन होता है ना, और बहुजन समाज के अंदर इसका जो एक मध्य वर्ग है, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा, जैसे अभी विक्रांत सर बता रहे थे, तो विक्रांत सर की तरह जो बहुजन समाज जिन लोगों से बनता है,
जो पूरा धार्मिक साम्राज्यवाद के खिलाफ सोचते हैं, उनको लगता है कि हमको उसके लिए काम करना चाहिए। तो बुद्ध शरण हंस सर ने इस तरह के असंख्य लोगों की खोज की, उनको एड्रेस किया और पूरा का पूरा जो पितृसत्तात्मक स्वरूप है, जाति व्यवस्था में गुथा हुआ जो हमारा समाज है, उसके खिलाफ लगातार संघर्ष किया और हम देखते हैं कि उनकी कहानियाँ जो हैं 2-3 चीज़ें। आप देखिए कि मधुकर सिंह के बाद बुद्ध शरण हंस पहले ऐसे कथाकार हैं, जो पूरा अर्जकवादी तरीके से के अर्जक पद्धति का जो बिहार के समाज में खास करके मध्य बिहार और दक्षिण बिहार के समाज में प्रभाव है। तो उस अर्जक पद्धति के अपने क्या पाखंड हैं, उनकी क्या ताकत है, इन सब चीज़ों को वो अपनी कहानियों का विषय बनाते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को रखते हैं और खास करके आप देखिए कि बहुत ही दलित साहित्य की आरंभिक कहानियों में हम कह सकते हैं उनकी गिनती होती है अतिथि देवो भव कहानी की और उसमें उन्होंने ब्राह्मणवाद को जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया है, जिस ताकत के साथ किया है और धार्मिक कठमुल्लापन को लेकर उनकी कहानियों का 70 से 80% विषय हुआ करता था और उन कहानियों का शिल्प, उसका अंदाज कभी वो पूरा का पूरा जातक कथाओं की शैली का इस्तेमाल करते हैं, कभी हरिशंकर परसाई की तरह व्यंग के टोन का इस्तेमाल करेंगे, कभी बहुत आत्मकथात्मक स्वरूप में वो अपनी बात रखते थे। तो बुद्ध शरण हंस हमारे लिए एक ऐसे गार्जियन थे, एक ऐसे पथ प्रदर्शक थे, जिनके जीवन और व्यवहार में जीवन और सिद्धांत जिसको कहते हैं ना भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है कि जिस तरह तू लिखता है उस तरह तू दिख, जिस तरह तू दिखता है उस तरह तू लिख। तो इसके बहुत जीवंत प्रतीक थे और कोई व्यक्ति जब हमारे बीच में होता है तो उसका महत्व तो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन बुद्ध शरण हंस सर के निधन के बाद से लोगों का जो सैलाब उभरा और जो एक रिक्तता खाली हुई, तो अभी भी हम लोग उनको बहुत मिस करते हैं। रीता दी ने उनको याद किया, ये हमको बहुत अच्छा लगा और एक सामूहिक कोशिश होनी चाहिए कि बुद्ध शरण हंस सर का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा है। उन्होंने अपनी आत्मकथाओं में अपने जीवन के बहुत सारे अनुभवों को दर्ज भी किया है, तो उन सब चीज़ों का सम्यक मूल्यांकन होना चाहिए। कई पत्रिकाओं के विशेषांक आने चाहिए और आज के समय में जब लगातार दक्षिण पंथ का उदय हमारे समाज में फांसीवादी का उभार हो रहा है, पूरी की पूरी दलित बहुजन राजनीति फांसीवाद में नाभिनाल हो गई है, समाज में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में उनकी याद बेतरह आती है और हमको लगता है कि बुद्ध शरण हंस जब तक रहेंगे, उनका व्यक्तित्व कर्तृत्व जब तक जिंदा रहेगा, इस अंधेरे समय में हमारे लिए रोशनी का काम करेगा। हम अपने ऐसे गार्जियन का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं अनीता जी और आप सभी लोगों का कि ऐसे बहुजन लड़ाका को आपने याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आपने सही कहा और मुझे जो लग रहा है कि आज जो एक बात उठी है और जया जी यहाँ पर हैं, उनके परिवार की सदस्य, तो अगर कोशिश करें हम लोग सब मिल करके उनके समग्र को लेकर के आए, उनकी कहानियाँ, उनके निबंध, उनके पत्रिकाओं के बारे में, और ये सब हम लोग को कुछ कोशिश करनी चाहिए और ये उनका नाम चलना चाहिए, उनका जो विरासत है वो आगे बढ़नी चाहिए ताकि आगे आने वाले लोग भी उसको पढ़ सके, वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो अभी अगर कोई साथी कुछ कहना चाहे तो जय जी आप कुछ कहना चाहोगी, तो अगर कुछ आपसे छूट गया हो आप कहें, या अजय कुछ आप बोलना चाहें, या विक्रांत जी कुछ कहना चाहे, अगर आपसे कुछ छूट गया तो आप एक मिनट लेकर के कह सकते हैं, तो फिर उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जय आप कुछ कहना चाहेंगे तो आपको मैं बुला लेती हूँ, बताइए जया। अनम्यूट हाँ जी। सबसे पहले तो जैसे एक जो एटिकेट्स होता है, आज ये मेरा पहली बार ऐसा रहा है कि ऑनलाइन हम ये इस तरह का इंटरव्यू दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो
मुझे नहीं मालूम था कि किस तरह से बात करना है, लेकिन पापा का बात इस तरह से सुन रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और अनीता जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि आपने इस तरह का जो काम किया है, ये बहुत अच्छा है। हम लोग एक्चुअली में बात करते हैं कि भई हम लोग पापा ही नहीं, अब हम सब भी हैं जो एक सिपाही हैं, और समाज में अब जब हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और हमको याद आता है कि एक बार इसी तरह से हम लोगों का कैडर हो रहा था और बहुत सारे हमारे ही समाज के लोग थे, और उस कैडर में पापा भी थे, और पापा बोलते-बोलते रोने लगे। सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब के बारे में बोल कर के, और ज्योतिबा फुले के बारे में, इन सब के बारे में बोलते-बोलते अचानक वो बहुत इमोशनल हो गया, वो रोने लगे। तो उनका इमोशंस ये कह रहा था ना कि ये बोले, मतलब उनको लग रहा होगा कि इतने सारे लोग आए, आज से नहीं, कितने सालों से, अगर आप देखिएगा तो हमारे समाज में हर बार नायक पैदा हुए हैं। हर एक लड़ाई में वो बहुत हिम्मत से लड़े हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी लड़ी हैं। हाँ, हमारा इतिहास अब तक उस तरह से खोजा नहीं गया है, मिला नहीं है। जो भी मिला, आप देखिएगा कि पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हैं। अगर हम ज्योतिबा फुले का नाम लेते हैं तो सावित्रीबाई फुले का भी नाम लेते हैं, है ना? तो हमारे समाज में ऐसी बहुत सी महिलाएं भी हुई होंगी, और पता नहीं और कितने हुए होंगे, क्योंकि ये अगर आप वो देखिएगा कि जिस तरह का व्यवस्था हमारे साथ किया गया है, पूरे वर्ल्ड में हर तरह का शोषण हुआ है, स्लेवरी हुई है, हर तरह का अंग्रेजों ने किया है, ब्लैक्स के ऊपर व्हाइट ने किया है ना? श्वेत जो है उन्होंने किया है। लेकिन जिस तरह का शोषण हमारे समाज का हुआ है, जिस तरह से हमारे लोगों को, जो यहाँ के मूल निवासियों के साथ हुआ है, महिलाओं के साथ हुआ है, तो ये एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत अपमानजनक, आप उनको याद करेंगे तो अब बहुत गुस्सा अंदर से आएगा कि इस तरह से किया गया। मतलब आपको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है, आपको, लेकिन पीने का पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, साफ पानी आप नहीं पी सकते हैं, आप अच्छे से रह नहीं सकते हैं, कपड़े पहनना अलाउड नहीं है, आपको किसी भी बात पर आपकी हत्या कर दी जा रही है आपके घर में, आपके परिवार को। तो ऐसी व्यवस्था से हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे लोग बिना लड़े मतलब कि रहे होंगे। बहुत सारे नायक हुए होंगे, बहुत सारी महिलाएँ आई होंगी, लड़ी होंगी, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी होंगी, लेकिन ये हमें मालूम नहीं है। इसे खत्म कर दिया गया है, हमें बताने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन जितना हमें पता चल रहा है, हमें समझना चाहिए कि ये बहुत मुश्किल से पता चला है। और पापा, ये जब हम पापा का किताब पढ़ते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम जो है, पापा महिलाओं को लेकर के, सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं को भी लेकर के उन्होंने मतलब कि लिखा है। तो अब हम सब सिपाही हैं इसमें, हम सबको लड़ना है, हम सबको अपने जो भी हम कर सकते हैं, जैसे अनीता जी इस तरह का जो काम कर रही हैं, एक नेटवर्किंग तैयार कर रही है, ऑनलाइन जो है इस तरह का काम हो रहा है, कोई लिख करके कर रहे हैं, कोई बोल करके कर रहे हैं, हर तरीके से हम लोग कर रहे हैं, और इससे, इस व्यवस्था से हम लोग लड़ रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम समझाते हैं, लोगों को समझते नहीं है। तो पापा का वो रोना जो याद आता है कि भई लोग आते हैं, मर जा रहे हैं, खप जा रहे हैं, लेकिन हमारा समाज जो है अब तक उस व्यवस्था से बाहर नहीं निकल पा रहा है। पापा भी चले गए, और आगे पता नहीं कैसे हम लोग करेंगे, लेकिन एक हिम्मत तो है कि हमारे पास जो है माइलस्टोन्स है बहुत सारे। अब पापा भी अब उसमें जुड़ गए हैं, वो भी एक तरीके से अपने आप बताएँगे कि हमने इस तरीके से लड़ाई लड़ी है, तो हमारे लिए एक फ़ायदे का चीज़ है। तो आप सभी को बहुत-बहुत मतलब कि धन्यवाद कि इस तरह का जो काम कर रहे हैं, और हम लोग एक नेटवर्क है जो आप ये कर रहे हैं, इसमें हम लोग हरदम जुड़े रहेंगे, जो भी लोग हमारे साथ हैं वो सब जुड़े रहेंगे, और हर कोई जो है जितना मतलब कर सकते हैं, जितने मतलब मजबूती से इससे लड़ सकते हैं वो लड़ना है। तो पापा का जो सीख है वो हरदम आप लोगों का जो है विचार है, जो जिस तरह का आप कह रहे हैं कि एक पापा का आना चाहिए किताब, तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लेखकों ने दिया है, पूरे भारतवर्ष से उन्होंने राइटर्स दिए हैं हम लोगों को एक किताब निकालने का, तो विशेषांक हम लोग निकाल रहे हैं। आगे भी जो भी पत्रिका है पापा का, वो बंद नहीं होगा। ये पूरा मतलब कि हम खुद अपने तरफ से आप लोगों को ये आश्वासन दे रहे हैं कि ये कभी पत्रिका बंद नहीं होगा, और जिस तरीके से पापा काम कर रहे थे उसमें हम वैसे तो कोशिश करेंगे कि भई क्योंकि हमारा जो बुनियाद है, वो हमारे जो महापुरुष है, वो हमारा बुनियाद है, हमारे पापा तो बुनियाद जो है वो हमारा मजबूत है, हमारा जड़ जो है वो हमारा मजबूत है। तो हम उस पे काम करेंगे, आगे भी हम लोग भविष्य देख रहे हैं कि हम लोग हरदम एक अच्छे सैनिक की तरह लड़ेंगे।
तो इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस तरह से जुड़े हैं, पापा के बारे में बातचीत किए हैं, बहुत कुछ जानकारी हम लोगों को भी मिला जो हमें नहीं मालूम था। आप सभी को बहुत शुक्रिया जया, आपने बहुत ही अच्छा बोला और मैं ये कहूँगी कि उन पे विशेषांक तो आए लेकिन उन्होंने जितना भी लिखा है उसको भी संग्रहित करने का एक काम होना चाहिए। उनकी कहानियाँ, उनके जो भी उनके जो उन्होंने रिव्यू किया, महापुरुषों पे लिखा, सबको एक कंपाइल कर, समग्र हम कहते हैं उसको, एक समग्र आना चाहिए ताकि एक जगह मिल सके। तो अजय जी आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ बोलिए। व्यक्तित्व और व्यक्तित्व पर जो है ना एक केंद्रित अंक निकाला जाए और आप सभी प्रबुद्ध यहाँ हैं ही, एक बार विचार कर लें और एक विशेषांक उन पर निकाला जाए। और चूंकि अभी तो आपने आज शुरुआत की है, इनके बारे में आज एक चर्चाओं के माध्यम से बहुत कुछ आ रहे हैं, बहुत और भी बहुत सारे वक्ता हैं, ये उनके बहुत सारे अनछुए पहलुएं हैं जो अभी अंधकार में है और साथ ही आएंगे और सब उनके विचार, उनके जो सोच, उनके व्यक्तित्व के बारे में और सब बाहर आएंगे, रोशनी मिलेगी। तो मेरा यही एक सुझाव है। धन्यवाद। सही कह रहे हैं आप। कुछ विक्रांत जी कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे तो सारा बात हो गया दीदी, फिर वही लास्ट में वही बोलेंगे। जब उनसे मिले थे तो लास्ट में हमको यही, जितना 1-2 घंटा बात हुई थी, लेकिन लास्ट बात भी वही था, बौद्ध बने, बौद्ध बनाए, मनुवाद मिटाएं, देश बचाएं। और यही बुद्ध शरण हंस जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, भगवान बुद्ध के प्रति, सम्राट अशोक के प्रति, महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रति, सभी के प्रति श्रद्धांजलि इतना ही में होगा। बाकी कुछ भी कर लें, इतना ही मेरा कहना है। और यही मैंने उनसे सीखा जितना देर में बैठा, लेकिन हम सारांश में यही सीखा कि बौद्ध बने, बौद्ध बनाएं, मनुवाद मिटाएं, देश बचाएं। और यही मैं हमेशा याद रखूंगा, पूरे जीवन याद रखूंगा। सभी को फिर से नमो बुद्धाय, जय भीम। अरुण आप कुछ कहना चाहोगे आखिर में? अरुण आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी कर्मा भाई की एक प्रतिक्रिया देख रहा था कि सर के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करना चाहिए। तो मुझको भी यह बात मैं भी महसूस कर रहा था कि कोई सालाना एक पुरस्कार सर के नाम पर, खास करके युवा प्रतिभाओं को जो फूले अम्बेडकर वादे वैचारिकी को लेकर के लेखन कर रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से जो हाशिए की आवाजों को मुखर मंच प्रदान कर रहे हो साहित्य में, तो वैसे लोगों को चयनित करके, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि पुरस्कार बहुत लंबे समय तक चले, लेकिन 5-10 साल तक अगर चले तो ये उनकी स्मृति को ताजा रखने का एक जीवंत माध्यम हो सकता है। और हमको लगता है कि इसमें व्यापक सहयोग भी लोग देंगे, हम लोग उसके लिए तैयार होंगे। तो ये कर्मा भाई का प्रस्ताव बहुत प्रीतिकर लग रहा है कि होना चाहिए। अच्छा विचार है और मुझे लगता है कि ये एक याद रखने का तरीका भी होता है और उन पे चर्चा भी हो जब भी पुरस्कार हो। तो साथियों, आज हम अबूशरण हंस जी के बहुत सारे पहलुओं के बारे में हमने जाना और शायद मेरी तो आज मैं बहुत चीज़ों को, जो मैं बुद्ध शरण हंस जी के बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती थी, आज मैं जान पाई। और मुझे लग रहा है कि इतने सब लोगों ने बातचीत की और सभी उनसे जुड़े थे, लेकिन हम लोग एक साहित्यिक चीज़ों से जुड़े होते हैं, लेकिन बाकी सब लोग उनसे मिले जुले और उनके संपर्क में रहे। तो साथियों, आज हम उनको दलित हिस्ट्री मंथ में, क्योंकि ये 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक होता है, ये एक अभी पिछले कुछ सालों से शुरू हुआ है। इसमें हम अपने महापुरुषों को, बाबा साहब के कामों को, तमाम तरह की चीज़ों को हम लोग याद करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो बुद्ध शरण हंस जी बाबा साहब के सच्चे सिपाही थे और उन मिशनरी थे। जिस तरीके से बाबा साहब पूरे समय उनका मिशन में गया, उसी तरीके से बुद्ध शरण हंस जी का पूरा समय मिशन में गया और मिशन के काम करते रहे। वो पाखंड का विरोध करते रहे, एक प्रगतिशील, सजग और सचेत और मैं कहूँगी तर्कपूर्ण और विवेकशील हमारे और बड़े उच्च कोटि के साहित्यकार, पत्रकार
संपादक, बहुत सारी भूमिका में वो हमारे साथ रहे। तो हम उनको मंच की सृजन साहित्य संवाद और आप सभी और साथियों की तरफ से उनको हम सादर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और ये भी प्रण लेते हैं कि उनका किसी अगर आज बढ़ता है, कुछ उनका कारवां बढ़ता है तो उसमें हमें एक सिपाही की भूमिका निभानी चाहिए, हमें उनके साथ चलना चाहिए। साथियों, कल दलित हिस्ट्री मंथ में ही दूसरा कल है। कल हम 4 उपन्यासों पे बात करेंगे। पहला टेकचंद का, जो कि भीमा कोरेगांव के 500 सिपाहियों की शौर्य गाथा पर आया था। उसमें उस पर जो है वो मैं अपनी बात रखूंगी। एक कैलाश वानखेड़े का उपन्यास आया था इसी साल, उजला अंधेरा, उस पर रजनी दिसोदिया अपनी बात रखेंगी। हमारे एक साथी हैं, उड़िया के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, वासुदेव सुनानी, उनका उपन्यास है जलती हुई बस्ती, उस पर वेद प्रकाश बात रखेंगे। और रतन कुमार सामरिया जी हमारे एक साहित्य उपन्यासकार हैं, उनका उपन्यास इस बार नटनी आर काफी चर्चित हुआ, उस पर डॉक्टर नीलम बात रखेंगी। तो कल हम साहित्य पे चर्चा करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप उसमें जुड़ें और टाइम यही रहेगा, शाम का 7 बजे। तो आप उसमें जुड़िए, आपसे यही अनुरोध रहेगा। इसके साथ ही मैं सृजन साहित्य संवाद की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारे सभी श्रोताओं का, हमारे सभी वक्ताओं का। और इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत। चल रहा है।